1 जनवरी से केरल, कर्नाटक और असम के स्कूलों को दोबारा से खोला गया है। बिहार सरकार के आदेशानुसार 4 जनवरी 2021 से राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स को खोल दिया जाएगा। महाराष्ट्र में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 4 जनवरी से स्कूलों को खोला जाएगा। इनमें कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में पहले से ही स्कूल आंशिक रूप से खुल चुके हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने अभी स्कूलों को नहीं खोलने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार का कहना है कि जब तक कोविड-19 वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक स्कूल खोलना सही नहीं है। मुंबई में भी कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। और पश्चिम बंगाल में इस साल ना तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं होंगी, ना ही स्कूल खोले जाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि अब जब धीरे धीरे स्कूल्स और कॉलेजेस को खोला जा रहा है तो किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है, क्या सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि कोरोना महामारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। और साथ ही एक्सपर्ट से ये भी समझेंगे कि कोरोना महामारी की वजह से एजुकेशन सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज के कार्यक्रम में चर्चा के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार, प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय खानापारा गुवाहाटी में। मिस्टर हर्षित मिश्रा हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट नीति आयोग से, और प्रोफेसर वंदना सक्सेना जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राज्यसभा टीवी पर, और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। डॉक्टर संजय कुमार, आपसे शुरुआत करती हूँ आज की चर्चा की। असम में बात करें तो स्कूल और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को 1 जनवरी से दोबारा खोल दिया गया है। पहले 2 दिनों में कैसा रिस्पांस देखने को मिला, और क्योंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है तो किस तरह के सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है? जी, असम में आंशिक रूप से स्कूल पहले ही खोले जा चुके थे, लेकिन 28 दिसंबर का जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एसओपी जारी हुआ उसके मुताबिक प्राइमरी सेक्शन को भी इंक्लूड किया गया। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट संस्थान को भी खोल दिए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय चूंकि एक अलग तरह का इंस्टीट्यूशन है और हमें 3 एसओपी को पालन करना है। हमारे केंद्रीय विद्यालय मुख्यालय से जो आदेश जारी हुए हैं उसके अनुसार भारत सरकार का गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एसओपी तो है ही, इसके साथ ही हमें जो जिस राज्य में केंद्रीय विद्यालय पड़ता है उस राज्य के एसओपी को ध्यान में रखते हुए हमारे रीजनल ऑफिस एसओपी जारी करता है। उसके अनुसार केंद्रीय विद्यालय उसका अनुपालन करता है। तो केंद्रीय विद्यालय में जो पुराने एसओपी जो थे असम गवर्नमेंट के या केंद्र सरकार के, उसके अनुसार केंद्रीय विद्यालय में 9 से 12 के बीच आंशिक रूप से असम के सारे केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन क्लास चल रहे थे। एसओपी के जो था कोविड-19 के दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करते हुए केंद्रीय विद्यालय आंशिक रूप से चल रहे हैं। अब पुनः नया एसओपी जारी होगा हमारे क्षेत्रीय स्तर से, क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा। और जहां तक केंद्रीय विद्यालय संगठन का सवाल है, केंद्रीय विद्यालय का सवाल है, वह निश्चित रूप से रीओपनिंग के मूड में है। ये फेज्ड मैनर में हो, धीरे धीरे हो, चूंकि बच्चों को बहुत दिन तक घर में बंद हम लोग रखे हैं, चूंकि सिचुएशन अब नॉर्मल आ चुका था, लेकिन अब कुछ नॉर्मल सिचुएशन हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हम इन बच्चों को स्कूल लाने की कोशिश करें, और फेज्ड मैनर में, जैसा कि मैंने कहा, हमारा जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जैसा आदेश होगा हम लोग करेंगे, लेकिन ऑफलाइन क्लास यानी रीओपनिंग होना चाहिए। शुरू में 9 से 12 के लेवल का रीओपनिंग हो। हालांकि कोविड-19 का जो दिशा निर्देश के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। जनरल केंद्रीय विद्यालय में एक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं, इसलिए एक सेक्शन को 2 भाग में बांट करके क्लास तैयार किया जाए। 20 बच्चे एक क्लास में बैठाए जाएं और उनको
जैसे भी ऑड इवन फार्मूला होगा, चाहे अल्टरनेट डे उनको बुलाने की बात होगी, जैसा भी होगा, लेकिन बच्चों की सेफ्टी पर हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है। और उनको ध्यान में रखते हुए उनको हम स्कूल में धीरे धीरे बुलाएंगे। हम्म। पहले पहले फेज में 9 से 12 के बीच, उसके बाद धीरे धीरे फिर 6 to 8 को बुलाएंगे। और हम समझते हैं कि प्राइमरी सेक्शन केंद्रीय विद्यालय संगठन का जैसा कि मूड है या जैसा भी आदेश होगा वो तो बाद में बताएंगे, पता चलेगा, लेकिन प्राइमरी सेक्शन को यानी 1 से 5 तक को मार्च तक कम से कम अभी इसी अवस्था में ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाया जाए, ज्यादा अच्छा होगा। प्रोफेसर वंदना सक्सेना, आपके पास आना चाहूंगी। जब हम स्कूल्स की बात करें तो जाहिर तौर पर सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं होती है, और अब जब अगर बदली हुई परिस्थिति में देखें तो कई सारी ऐसी अहम बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रमुख उनमें से कुछ हैं जैसे कि पीने का पानी अवेलेबल कराना पड़ेगा बच्चों को, कई स्कूल्स में मिड डे मील की व्यवस्था होती है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही बच्चों और टीचर्स के स्कूल आने जाने की जो व्यवस्था होगी उस पर भी काफी एक अहम चीज है जिस पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब आने वाले समय में अब धीरे धीरे क्योंकि स्कूल्स खुल रहे हैं तो ये सब चैलेंजेस हैं जो सामने आएंगे। जी टीना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब हम स्कूल के बारे में सोचते हैं तो हमारी संकल्पना में यदि केवल टीचर और स्टूडेंट और उसके साथ में एक क्लासरूम आता है तो ये अधूरी संकल्पना है। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से पूरे स्कूल को एक कम्युनिटी, एक समुदाय की तरह देखते हैं, और उसमें सभी चीजें, सभी सुविधाएं जो उन छात्रों को, हम अभी पूरे समय के लिए स्कूल खोल रहे हैं या हम आंशिक समय के लिए स्कूल खोल रहे हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का अपना निर्णय रहेगा। लेकिन जितने भी वक्त वो छात्र स्कूल में रहेंगे उनकी वो सारी जरूरतें और उनसे जुड़े हुए माहौल के साथ क्या होगा, ये हमारे को एक नई चुनौती की तरह स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आएगा। तो मुझे लगता है संजय जी के सामने ये सब चीजें आएंगी। टॉयलेट्स की क्लीनिंग होना, बिकॉज अगर बच्चे 2 घंटे के लिए भी वहां पर हैं तो हमें उन सब सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। मिड डे मील का पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेस किया कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि मिड डे मील मिलेगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं सारे रीओपनिंग की जो पूरा हमारा डिबेट है, वो पूरा डिबेट ही हमारा सराउंडेड है सरकारी स्कूलों के आसपास, क्योंकि चुनौती वही है कि हम स्कूल खोलें या नहीं खोलें। स्कूल खोलने का जो दबाव है वो भी सरकारी संस्थानों पर ही ज्यादा है, क्योंकि जो गैर सरकारी संस्थान हैं उनके छात्रों के पास उस तरह की सुविधाएं हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस में भी अपने सीख पा रहे हैं। तो ये जो एक नई स्थिति या जिसको हम कहते हैं परिस्थिति बनी है, जिसके अंदर ये चुनौती हमारे सामने निकल के आ रही है, वो अपने आप में स्कूल को बुला के लाने, स्कूल तक लाने में भी छात्रों को अपनी एक अलग तरह की चुनौतियां हैं, और उनको स्कूल तक ना ला पाने में भी अलग तरह की सीखने से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। और ये लार्जली अभी तो हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल है कि हम कैसे लाएंगे। अब सर ने कहा कि हम उनको 2 क्लासेस में डिवाइड कर देंगे, तो 2 क्लासेस में डिवाइड करने का मतलब ये भी होगा कि हमारे पास उतने टीचर्स भी होने चाहिए जो क्लासरूम्स को लुक आफ्टर कर पाए। तो यदि हम कैसे उसको बैलेंस करेंगे, तो आई थिंक टाइम टेबलिंग विल बिकम एन इशू व्हेन यू विल टॉक अबाउट इट। तो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, और उसके लिए एक वही है कि नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके लिए ये पहली बार हो रहा है, किसी के पास वो नहीं है। हालांकि बातचीत हुई है, अपनी अपनी ग्रुप मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें लोग उसके निर्णय निकाल रहे हैं। और ये भी है कि सरकारी स्कूल का जो पूरा जिसको हम बोलते हैं प्रशासन है, वो काफी अपने आप में सशक्त होता है, क्योंकि उनके पास एक पूरा मैंडेट होता है, उनके पास एक पूरा ग्रुप होता है, एक टीम होती है जिसके अंदर वो चुनौतियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उनके बारे में समाधान भी निकाल सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है बहुत बड़ा सरकारी सिस्टम में होने का भी, कि आपके पास एक लार्जर ग्रुप होता है जिसके साथ आप डिस्कस करके चीजों को निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रही है टीना, चुनौतियां बहुत तरह की हैं, और इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी और भी चुनौतियां हैं कि जब बच्चे क्लास में आ जाएंगे, टीचर्स को मार्च 2019 से पहले एक कन्वेंशनल तरीके में, एक तरीके में पढ़ाने की आदत थी। हम उसके बारे में चर्चा करते थे कि बच्चों के पास पुस्तकें हैं या नहीं है। हर्षित मिश्रा जी, जिस तरह से हमने प्रोफेसर वंदना को भी सुना कि कई तरह के चैलेंजेस हैं जो सामने आएंगी अब जब धीरे धीरे स्कूल्स को खोला जा रहा है, तो इनसे निपटने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं स्कूल्स में, और क्या राज्यों को सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जिसमें इन बातों का ख्याल रखा जा रहा है?
जी, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, और बताने से पहले अपने देश के लगभग 92 लाख टीचर्स को, शिक्षा से जुड़े हेडमास्टर्स को, प्रिंसिपल्स को, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत कठिन समय था, पिछला समय जो उन्होंने काटा, और जिस तरह से बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान करने के प्रयास किए गए, वे वाकई में, ये पूरा का पूरा शिक्षा जगत वास्तव में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि दिस सिचुएशन वाज एंड इज रियली अनप्रेसिडेंटेड। ना ये कभी किसी ने देखा था, ना कभी किसी ने सुना था कि हम लॉकडाउन में बैठे होंगे, सारे स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट। उन 126 करोड़ बच्चों में भारत के भी लगभग 31 करोड़ बच्चे शामिल थे। तो जिस तरह से दोबारा से ये प्रयास किए गए, जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और धीरे धीरे प्रयास करके, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, तो जिस तरह से दोबारा से सारी व्यवस्थाओं का एक तरह से पुनर्निर्माण किया गया और बच्चों की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई है, उसके लिए देश का शिक्षा जगत, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय हो, और चाहे वो निजी विद्यालय हो, ये वाकई में यहाँ के शिक्षक, यहाँ के प्रधानाचार्य बधाई के पात्र हैं। तो पहली चीज तो ये, और दूसरा, जिस तरह से सरकार के जो प्रयास रहे हैं, जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज आया, उसमें एक प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हुआ था। वो प्रोग्राम था प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की संकल्पना की गई। ये वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हर क्लास के लिए डेडिकेटेड चैनल की व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था उन बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी थी जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, जिनके पास स्मार्ट डिवाइसेस नहीं थी। तो इस तरह से दोबारा इस शिक्षा को दोबारा से शुरू करने के लिए जो प्रयास किए गए, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा किए गए, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा किए गए, वो निश्चित ही सराहनीय है। अब जहां तक बात आती है कि दोबारा से तमाम सारे राज्यों ने, जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में बताया, कि वो धीरे धीरे स्कूल को खोलना उन्होंने शुरू किया है। अभी 2-3 दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार ने सीबीएसई 10th बोर्ड और 12th बोर्ड के डेट्स को अनाउंस किया है। तो ये हमें सुनिश्चित करना है, जैसा कि अभी डॉक्टर संजय बता रहे थे, कि तमाम सारी एसओपीज सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भेजी गई है, राज्यों की एसओपीज अलग हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही हमें स्कूलों के संचालन को सुनिश्चित करना है। सबसे पहले सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूलों को खोलना है, उसमें रोटेशन सिस्टम का पालन करना है, उसमें ऑड और इवन का पालन करना है। भारत सरकार के द्वारा राज्यों को तमाम सारी फ्लेक्सिबिलिटी इस क्षेत्र में प्रदान की गई है कि अपने अपने राज्य में, अपने अपने क्षेत्र में जैसा व्यवस्था है, वहां पर सरकारें जैसा सोच सकती हैं, वो वैसा वहां पर उचित निर्णय ले सकती हैं। जैसा कि डॉक्टर वंदना बता रही थी, वहां पर समुदाय का भी सहयोग लिया जाएगा, वहां पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी लिया जाएगा, वहां पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट कमेटी, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पेरेंट्स एसोसिएशन, इन सबके साथ सामूहिक रूप से मिलके हमें अपने छात्र छात्राओं की सुरक्षा को, उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है, और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि जो लर्निंग गैप हुआ है, जो एजुकेशन गैप हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन दिया गया है, वन डिजिटल वन प्लेटफॉर्म से एजुकेशन दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो क्लासरूम कनेक्ट है, जो क्लासरूम एजुकेशन गैप है, हमें उसके असेसमेंट को करना होगा। बच्चों में, अलग अलग बच्चों में लर्निंग गैप भी अलग अलग है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, कहीं पर प्राइमरी लेवल में गैप कम है या